हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दिस इज पूजा मोहता। अभी तक हमने 6 लेसन कंप्लीट किए हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर के। आज हम करेंगे लेसन नंबर 7, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। इसमें हम सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ का नोट्स बनाना है, वो भी हम अंडरलाइन करेंगे। भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, ये कौन सी शैली में बना हुआ है, ये कौन सी शैली में लिखा हुआ है? निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। इस शैली को जो जैसे विवरण लिखा गया है इस किताब में, वो कौन सी शैली है? निबंधात्मक शैली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूर्तिकार ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी है, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांस्य को पिघलाने, ढालने, उससे मूर्तियां आदि बनाने का कार्य भी प्राप्त कर लिया है। जैसे हमने पढ़ा था सभ्यता में किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की मूर्ति बनाई जाती थी, उस प्रकार प्राचीन काल की ढलाई के लिए सिर पूर्ण यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसी धातुओं का उपयोग करके और उसको मिश्रण करके वो मूर्तियां बनाई जाती थी, और उसे ही कांस्य या उसे मिश्र धातु को कांस्य कहते थे, यानी कांसा कहते थे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जैन, बौद्ध, हिंदू 3 प्रकार की मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैन, बौद्ध और हिंदू। जैन कांस्य प्रतिमाएं, बौद्ध कांस्य प्रतिमाएं और हिंदू कांस्य प्रतिमाएं। हिंदू कांस्य प्रतिमाएं की जो शैली है वह सिंधु घाटी सभ्यता से है, याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत में अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। इन प्रतिमाओं का काल 2वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी तक का है। याद रखिए, इन प्रतिमाओं का काल 2वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठिक पूजा के लिए बनाई गई है, लेकिन रूप और सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षण और उत्कृष्ट है। इसी के साथ साथ धातु की ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जा रहा है। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया में काम लेते हैं। संवत मोहनजोदड़ो को प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति में है। ये भी याद रखना, मोहनजोदड़ो में सबसे पहले सर्वप्रथम लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य की मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मोहनजोदड़ो के समय 2500 ईस्वी पूर्व सबसे पहली प्रतिमा नर्तकी की इसमें प्राप्त की गई है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग धड़ सारणी का रूप साधारण है। ऐसी ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दाई बादाम यानी महाराष्ट्र में एक पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त हुआ था। इन प्रतिमा का काल 1500 ईस्वी पूर्व बताया गया है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा का उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलकार है, जबकि चालक मानव की आकृति का लंबा बनाया गया है, और आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए वे प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल में जैन तीर्थकारों में अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई है, जो कि हिस्सा 2वीं शताब्दी यानी कुशल काल की बताई गई है। तीर्थकों को निवस्त्र दिखलाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकारी पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों का निर्माण कितने अत्यधिक कुशल थे। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमाओं का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया था, जिससे इन अनेक कंधों पर फैली हुई लंबी केस लटों की पहचान जाता है। इन तीर्थकार में छोटे घुंघराल केस में दिखाए गए हैं। ये एक कांस्य की मूर्ति है जो कि काली या मर्दन की है, चोलकालीन सभ्यता के समय की है। यह तमिलनाडु में स्थित है। गुजरात और राजस्थान में प्राचीन काल से ही जैन धर्म से गढ़ रहे हैं। अभी हमने पहले लेसन शुरू होने से पहले हमने चर्चा की थी, इसमें 3 प्रकार से पढ़ेंगे: जैन कांस्य मूर्ति, बौद्ध कांस्य मूर्ति और हिंदू कांस्य मूर्ति। राजस्थान में जैन और हिंदू। वडोदरा के निकट में अकोटा में जैन कांस्य मूर्ति सबसे बड़ी मिलती है, जिस काल में 5वीं शताब्दी से अंत 7वीं शताब्दी तक का माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमाएं प्रारंभ से लुप्त मोम की प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढली हुई है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बार तत्व से पूरा करके उसके अंदर मोम या फिर ऐसे भर देते थे, बार गोबर का लेप करके अंदर कांस्य का पदार्थ भर देते थे, फिर उसको अग्नि में गर्म करते थे, उससे गोबर जल जाता था और वह धातु पिघल के निखर जाता था। इसके बाद चांदी और तांबे के आंख, मुकुट और वस्त्र बना दिए गए हैं, जिनकी आकृतियों से बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य मूर्ति में बिहार चौसा में मिली है। कहाँ पे? बिहार में चौसा में मिली है,
जो कि पटरालय के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में झांसी और तमिलनाडु में कर्नाटक के अनेक स्थलों में ऐसी कांस्य प्रतिमाएं भी मिली हुई है। वडोदरा के पास अकोटा जो कि कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई है। बाड़मेर 6वीं और 9वीं शताब्दी के पूर्व गुजरात और पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी, यानी कांस्य की मूर्तियों को बनाया जाता था। अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे जैन तीर्थकारों की थीं। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया, जिसे तीर्थकार के एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनमें से तीर्थकार अकेले या 24 घंटे तीर्थकारों में समय में प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थकारों की शासन देवियां, यक्षिणी, नारी की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी हैं। शैली की दृष्टि से कहा जाता है वह गुप्त, वाकटक दोनों कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित है। चक्रेश्वरी आदिनाथ और शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ शासन देवी है। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई है। कौन सी? अनेक मूर्तिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई है, शासन की अवस्था में नहीं है, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद में समय यानी 5वीं और 6वीं शताब्दी के शताब्दियों से उत्तर भारत के, विशेष उत्तर प्रदेश के बिहार में ढली गई है। याद रखना, उस समय 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी के उत्तर भारत में स्थित में उत्तर प्रदेश, बिहार में ढाली गई थी। इनमें से संगतिश यानी भिक्षु के परिधान कंधे से ढका हुआ दिखाया गया है। यह परिधान एक और दाहिनी भुजा से ढके हुए और दूसरी ओर सिर बाएं भुजा से लपेटे हुए दिखाया गया है। तथा दूसरा सिरा बाएं भुजा से लपेटे दिखाया और उसकी भुजा में बड़े हुए हाथे में चुनेटे पकड़ी हुई है। ऊपर के वस्त्र नीचे की ओर टखनों का चौड़ा घुमाव लेकर फैला हुआ है। आकृति मानव शरीर की बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिसे वस्त्र की पतली किस्म का बोध होता है। संपूर्ण आकृति का निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी है, यानी अधिक ज्यादा शरीर प्रकट कर रही है। समानुपात प्रतीक होता है कि धानसरेखड़ा में उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा का परिधान जैसे मथुरा शैली में बनाई गई है, यानी इसमें कहीं गिरते, घुमाव, मोड़ दिखाई देते हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र कहीं तहे नहीं दिखाई देते। इनका एक विशेष उदाहरण सुल्तानगंज, बिहार से प्राप्त प्रतिमाएं से पाया जाता है, जो कि काफी बड़ी कांस्य प्रतिमाएं हैं। इन कांस्य प्रतिमाओं को विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली की प्रतिष्ठा गुणवत्ता का प्रामाणिक उदाहरण है। ये देवी चोल कालीन की कांस्य प्रतिमाएं हैं। फोफनार महाराष्ट्र के प्राप्त बुद्ध की वाकटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्त कालीन की कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। याद रखना, फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकटक कालीन कांस्य प्रतिमा गुप्त कालीन की कांस्य प्रतिमाओं से समकालीन है। इनमें से ईसा की 3वीं शताब्दी की प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। साथ ही इन भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली काफी परिवर्तन भी दिखाई देता है। अब क्या होता है कि बुद्ध का दाहिना हाथ भी इस वस्त्र में संतुलित है। पहले हमने बुद्ध के पढ़े थे, एक कंधे में सोल, एक कंधे में अलग अलग मुद्राएं प्रकट कर रहा था। ऐसे जैनों की कई तीर्थकारी पंथ की मूर्तियां हैं। इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमाएं अपने हिस्से के सतप्रवाही दिखे गए हैं। बुद्ध की आकृति को टखनों से स्तर पर लटका हुआ है और वस्त्र स्पष्ट वैकृत मोड़ से बनाता है और बाएं हाथ को पकड़ा हुआ भी दिखाया गया है। ये लुप्त मोम की प्रक्रिया, यानी ये जो विधि है मूर्ति बनाने की, लुप्त मोम प्रक्रिया, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग थोड़े बहुत चर्चा कर लेते हैं। लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा के मोम को प्रतिरूप के हाथों में तैयार किया जाता है। इसमें मधुमक्खी विशुद्ध मोम से बनते हैं। पहले मोम को आग में पिघलाते हैं, फिर महीने कपड़े में छानकर ठंडे पानी बर्तन से निकालते हैं। पुनः ठोस हो जाता है, फिर पिचकी या फरनी से भरते हैं, जिससे मोम के तार धागे का आकार आ जाता है। फिर बनेगी प्रतिमा के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेट दिया जाता है। बाद में रेत, मिट्टी और गोबर लेप कर मिट्टी की प्रतिमा को जोड़ लगाते हैं और एक खुले सिर पर मिट्टी के प्याला बना दिया जाता है, जिससे पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम के 10 गुना अधिक होता है। अधिकांश धातु टूटे हुए बर्तन में पिघलाकर बनाई जाती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु लड़ते हैं, उसमें मिट्टी के एक सांचे में आगे पर रख लेते हैं। जैसे जैसे अंदर मोम पिघलती है, धातु निकलकर नीचे की ओर प्रतिमाओं का आकार ले लेते हैं। धातु ढुलाई की समूची प्रक्रिया का धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीर संबंध किया जाता है। बाद में प्रतिमा को छेनी और रेती की चिकनी किया जाता है और चमकाया जाता है। कांस्य मूर्ति में बनाने काफी मेहनत का काम है, इसके लिए आधुनिक कुशलता का आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे का मिश्रण का उपयोग भी किया जाता है। याद रखिए, कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन से धातु, 5 धातु का उपयोग किया जाता है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशा मिश्रण का भी उपयोग किया जाता है। गुप्त और वाकटक कालीन कांस्य प्रतिमा एक अतिरिक्त विशेषता है। ये गणेश की मूर्ति है, जो कि 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ईस्वी कहाँ पे है? कश्मीर में। अब क्या बात करते हैं कि वे गुप्त और वाकटक कालीन की कांस्य प्रतिमा को एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे सुब्रह थी और बौद्ध भिक्षुकों ने व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए
अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं स्थापित कर सकते थे। और इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में, भारत के बाद एशियाई देशों में फैल गए हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में बौद्ध देवी देवता तथा हिंदू देवी देवताओं की काशी की प्रतिमा भी बनाई जाती थी। इसमें अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनाई गई थी। आप शताब्दी का ध्यान रखना, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 7वीं शताब्दी, कहीं कहीं दूसरी शताब्दी का भी उल्लेख किया गया है। तथा प्रतिमाएं, अगर इन प्रतिमाओं की तुलना में की जाए तो दोनों में भी स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। ध्यान देने की बात यह है कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों से बनाई गई है, मतलब कई प्रकार से बनाई गई है। इन चित्रों के चारों सिरों और चतुरान विष्णु की पूजा की थी। यह वे सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? व्यू सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे चतुरान विष्णु के बैंकुट विष्णु या बैंकुट वासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरान मूर्ति की मध्यवर्ती या केंद्र वासुदेव होता है और बाकी दो मुख नरसिंह वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियों को हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों का अत्यंत प्रचलित लोकप्रिय है। अब ये विष्णु की मूर्ति है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि सर पे शेषनाग है, कंधे पे शेषनाग है, कुंडल है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये काशी की मूर्ति है जो कि हिमाचल प्रदेश में अभी रखी गई है। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान, याद रखना, 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल राजवंश के दौरान काशी की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई थी। मतलब फलस्वरूप एक उच्च शताब्दी में अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुरकुरे मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली पुनर्जीवित करने में सफल हो गया। नालंदा के पास स्थित कुरकेहर एक गांव है जो कि मूर्ति गुप्त काल के समय श्रेष्ठ बनाता था। उस शैली को वापस उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया था। इस काल की प्रतिमा में चतुर्भुज अवलिप्तश और काशी प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभुज मुद्रा पुरुष की आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों का भी पूजना की जाने लगी जो बौद्ध धर्म की व्रजयन शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा के सिंहासन का विराजमान दिखाया गया। इनके साथ ही एक टेडी कमला लोगो भी दिखाई गया और उनका दाहिना हाथ अभ्र मुद्रा गुठा में दिखाया गया है। काशी ढलाई की तकनीक के परंपरागत देवी देवताओं की काशी मूर्ति पर बनाने के कार्य में मध्यकालीन के दौरान में दक्षिण भारत विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल के 8वीं और 9वीं शताब्दी की काशी प्रतिमाएं बहुतायत बनाई गई थी, लेकिन 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत उत्कृष्ट काशी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। काशी प्रतिमा बनाने के लिए उत्तम तकनीक कला आज भी दक्षिण भारत के विशेष रूप से कुंभकोणम प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी की इसी कला के अनेक संरक्षण हैं जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी संवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब हम बात करते हैं नटराज की प्रतिमा क्या थी और इसके पीछे इसका क्या इतिहास है। ये नटराज की मूर्ति है जो कि इस मुद्रा में खड़ी है। इस प्रतिमा में शिव उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हैं। इसी टांग पर पजे हुए अज्ञान था। विश्वामित्र धरती आसपास से दबाते हुए दिखाया गया। साथ ही शिव भुज त्रासंक्ति की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए, जो कि तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटाने में इनका घोतक है। इसकी चारों भुजें बाहर और फैली और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। ये कौन सी? दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। इनकी ऊपरी दाएं हाथ डमरू और जो कि उनके प्रिय वाद है पकड़े हुए ये डमरू उठाया हुआ बताया गया है। आप खुद इस चीज को फोकस कीजिए। तथा तालबंद ध्वनि उत्पन्न करता है जो डमरू है प्रियवाद। बोधला हस्त मुद्रा वाहिनी के हाथ में अभ्यस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। इनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और इसी वर्ताकार वाले छुरी नृत्य संपूर्ण आकृति से घुरे हुए हैं। नटराज के रूप से नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल के कर्ण पूर्ण रूप से पूरा हो चुका था। इसके बाद तो जटिल काशी प्रतिमाएं नाना रूप से तैयार किया गया था। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा गया है। यही तांडव की मुद्रा भी हिंदुओं की पूर्णा कथा के प्रसंग से जुड़ी हुई है। तथापि शिव के अत्यंत भक्त की दृष्टि जगत में ऐसा नृत्य मुद्रा उपस्थित है जो शरण्य के साथ चिद्रवन से जुड़ी हुई है। कौन से? चिदंबरम से जुड़ी हुई है। इसलिए शिव की विशेष इसी रूप से पूजा की जाती है। इसके अलावा शिव को भारत का नृत्य कला अधिष्ठा देवता भी माना जाता है। अब बात करते हैं 8वीं शताब्दी की। 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश काल में 8वीं शताब्दी के पल्लव कालीन के काश्यप मूर्ति का शिव मूर्ति की विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव के अर्धपर्यक यानी आसन पर टंगे हुए एक टांग से दिखाया गया है तथा इनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है। जो यह दर्शाता है कि शिव की विशापन करने वाले हैं।
यानी शिव विशापन करने वाले हैं। हिंदू धर्म शिव को परमात्मा के संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता, धर्ता और सहर्ता भी माना जाता है। कर्ता, धर्ता, सहर्ता भी माना जाता है। यह सब एक प्रकृतात्मक रूप से नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा को प्रस्तुत किए गए। शिव का नटराज रूप से प्रस्तुत चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद इनके स्वरूप में भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तमिलनाडु में तुंजावर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं को नाना रूप से विकसित हुए हैं। इसी संदर्भ में 9वीं शताब्दी के कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे पाणिग्रहण यानी विवाह संस्कार 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया था। शिववर अपने दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती के दाहिने कांध से स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति के शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप से अत्यंत कौशल के साथ एक ही मूर्ति में प्रस्तुत किए गए। पार्वती की अनेक छोटी छोटी सुंदर स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती है, जिनमें पार्वती शालीनता के साथ त्रिभुज मुद्रा में प्रस्तुत किया जाता है। काफी बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि पार्वती की मूर्ति की शालीनता किस मुद्रा में प्रस्तुत की गई है? त्रिभुज मुद्रा में। 16वीं शताब्दी के दौरान में जिसे आंध्र प्रदेश के विजयनगर काल में कहा जाता था, मूर्तिकार ने अपने संरक्षण की स्मृति में शाश्वत बनाए रखने के लिए अनेक प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया था। तिरुपति में कांस्य की अकात्मक प्रतिमाएं बनाई गई, जिन्हें कृष्णदेव राय ने अपनी 2 महारानियां तिरुमालंबा और चित्रा देवी के साथ प्रस्तुत किया था। मूर्तिकार ने अनेक वास्तविक चेहरों की विशेषताएं कुछ आदर्श तत्व के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। आदर्श रूप से प्रस्तुत करने की भावना शरीर के अन्य अंगों में प्रसंग में दिखाई गई है, जिससे शरीर से रोबीदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप से जुड़ी हुई राजा तथा रानियों की प्रार्थना करते दिखाया गया है और दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ा हुआ दिखाई गई है। गणेश भगवान की मूर्ति है। इसी के साथ हम ये लेसन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर